अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या नफसियाती अमराज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं इलाज के लिए काफ़ी हैं? आइए इस बात को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अमूमी तौर पर लोग इलाज के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से गुरेज करते हैं। क्यों? उसके पीछे उनके दिमाग में बैठा हुआ एक मिथ है, वो ये कि ये दवाएं सुला देती हैं, फ़ैसला लेने की सलाहियत से महरूम कर देती हैं, इंसान का जहन नम हो जाता है, वो किसी काम के काबिल नहीं रहता। इन तमाम मिथ्स की वजह से लोग साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज के लिए जाने के बजाय मुख्तलिफ़ बाबों के पास तावीज़, गंडे, दम, दुरूद के लिए जाते हैं, जिसके नतीजे में वो मर्ज़ दिन ब दिन बिगड़ता चला जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। हमें आज इस बात को समझना है कि ये जो साइकियाट्रिस्ट की जो दवाएं हैं, ये किसी भी नफसियाती इलाज में एक माइनर कंपोनेंट की हैसियत रखती हैं। तो बाकी के कंपोनेंट्स क्या हैं? आपने रोज़ाना 1 घंटा वॉक या एक्सरसाइज को टाइम देना है, अपनी डाइट को जिस कदर हो सके ऑर्गेनिक बनाना है, वाटर इनटेक का ख़याल रखना है, यानी कोला या सोडा ड्रिंक से अपने आप को बचाना है, उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें, काउंसलिंग या साइकोथेरेपी लें, पैराडाइम शिफ्ट पे काम करें, परसेप्शन के ऊपर काम करें, अपने अखलाक़ी अमराज के ऊपर जैसे झूठ, धोखा, गीबत, जलन, हसद, नफ़रत, गुस्सा, इन तमाम नफसियाती या अखलाक़ी अमराज के ऊपर काम करें। क्यों? क्योंकि ये वो रूहानी बीमारियां हैं जो अल्टीमेटली आपको नफसियाती अमराज की तरफ ले जाती हैं। चूँकि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है, हम इसके ऊपर काम नहीं करते, और जब हम किसी नफसियाती मर्ज़ का बिल आखिर शिकार हो जाते हैं तो हम 2 रवैये अपनाते हैं। या तो हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि जब हम सिर्फ दवाएं खाते हैं तो वो दवाएं 2, 4, 6 महीने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो दवाएं भी कारगर साबित नहीं होती। आप जब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर या तो आपकी दवाएं बदल देता है या फिर आपका डोज़ बढ़ा देता है, और उस डोज़ बढ़ाने के बाद आप फिर दोबारा से उसी हालत में आन के खड़े हो जाते हैं। आप दवाएं खाते रहते हैं और इसी तरह से आप ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, यानी आपका मर्ज़ जो है वो दिन ब दिन बिगड़ता चला जाता है, ठीक नहीं होता। तो क्या करना है कि आपने सिर्फ दवाएं के ऊपर काम नहीं करना, दवा तो लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर भी काम करना है। एक और अहम बात जिसकी तरफ मैं आज बात करना चाहती हूँ वो ये कि नफसियाती मरीज़ के साथ एक होता है तिमादार, जो उसका करीबी शख्स होता है। जैसे शौहर के लिए बीवी या बच्चे हो सकते हैं, बीवी के लिए शौहर या बच्चे हो सकते हैं, या किसी के पेरेंट्स जहनी या नफसियाती मरीज़ हो सकते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी भी मरीज़ के करीबी शख्स होते हैं। और एक बात हमें समझना ज़रूरी है कि एक जिस्मानी मरीज़ की निस्बत एक ज़हनी मरीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा कठिन और दुश्वार होता है, क्योंकि ऐसे ज़हनी मरीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स रोज़ एक नए ज़हनी चैलेंज को सामना करता है, रोज़ एक नई मुश्किल से गुज़रता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम बीमार के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग या साइकोथेरेपी पे काम कर रहे हैं, तो साथ साथ उस तीमारदार के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। उसकी भी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी होनी लाजमी है। क्यों? क्योंकि उसको उस जहनी मरीज़ के साथ ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए हौसले की, हिम्मत की, ज़र्फ़ की, सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत है। अगर वो इन चीज़ों के लिए अपने ऊपर काम नहीं करेगा तो एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। और बिल आखिर फिर हमें इस तरह के वाक़यात सुनने और देखने को मिलते हैं कि शौहर नफसियाती मरीज़ था तो बीवी उसको छोड़ के चली गई, या बीवी नफसियाती मरीज़ थी तो शौहर ने उसको तलाक दे दी। तो इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो जहनी मरीज़ है उसके जो तीमारदार हैं, जो इमीडिएट फैमिली है, वो भी अपने ऊपर काम करें, वो पॉजिटिव लोगों की सोबत इख्तियार करें, पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं, अपनी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी लें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है
جو کسی بھی ذہنی مریض کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو اس کی اویئرنیس دیں، ان کو بتائیں کہ علاج کی آپ کو بھی ضرورت ہے. اس چیز کے اوپر کام کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم.